हाय गाइस। आज हमारा जो प्रेसिडेंट है हम उसे कंप्लीट कर लेंगे बिल्कुल। और जो लास्ट उसकी पावर बची हुई है, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आज हम उसे देखेंगे। तो जो हमारे भारत का संविधान है उसका आर्टिकल जो 72 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स के बारे में लिखा हुआ है। बिल्कुल क्लियरली लिखा है सब कुछ प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स के बारे में। और उसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन से केसेस ऐसे हैं जिन्हें प्रेसिडेंट पार्डन कर सकता है, कौन कौन से ऐसे कोर्ट्स हैं जो पनिशमेंट देंगे, या कौन कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं जो प्रेसिडेंट पार्डन कर सकता है। सबसे पहले आप ये समझो कि पार्डन क्या होता है। पार्डन का मतलब यहां पर ये है कि प्रेसिडेंट जो है आपकी पनिशमेंट जो है, आपका सेंटेंस जो है, आपका कन्विक्शन जो है, जितनी आपके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशंस लगी हैं उन सभी को खत्म कर देगा, आपको कंप्लीटली फॉरगिव कर देगा, कंप्लीटली आपको आजाद कर देगा जैसे आपने कभी कुछ किया ही ना हो। कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिनको प्रेसिडेंट पार्डन कर सकता है। सबसे पहला तो आप ये समझो कि जो कोर्ट मार्शल है, कोर्ट मार्शल क्या होता है, मिलिट्री कोर्ट्स होते हैं। मिलिट्री कोर्ट्स ने अगर आपको कोई भी पनिशमेंट दी है तो प्रेसिडेंट उसे पार्डन कर सकता है, आपको उससे आजाद कर सकता है, आपको फॉरगिव कर सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूं कि जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कमांडर है डिफेंस फोर्सेस का, आर्मी नेवी एयरफोर्स का वो सुप्रीम कमांडर है। बतौर सुप्रीम कमांडर वो आपको पार्डन दे सकता है मिलिट्री कोर्ट्स की पनिशमेंट से। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस। आपको पता होना चाहिए कि अगर कोर्ट मार्शल की पनिशमेंट को जो प्रेसिडेंट है वो पार्डन कर रहा है तो आखिरकार कर क्यों पा रहा है। सेकंड, अगर यूनियन कोई भी लॉ है उसके तहत आपने कोई भी ऑफेंस किया है, या कोई भी ऐसा मैटर है जिसको यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, उसकी एग्जीक्यूटिव पावर वहां तक एक्सटेंड होती है, कोई भी ऐसा मैटर है उसके तहत आपको पनिशमेंट दी गई है, उस मैटर में आपने कुछ किया है, आपको पनिशमेंट मिली है, तो उस पनिशमेंट को भी वो पार्डन कर सकता है। डेथ सेंटेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डेथ सेंटेंस, मौत की सजा को पार्डन कर सकता है, कंप्लीटली आपको उस चीज से आजाद कर सकता है, फॉरगिव कर सकता है जैसे आपने कोई क्राइम ही ना किया हो। ओके, लेकिन जो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स है वो जुडिशियरी से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, कंप्लीटली अलग है। आपको ये चीज समझनी होगी। और देन हाँ, प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर्स को वो यूज करता है तो ऐसा नहीं है कि वो कोई कोर्ट ऑफ अपील की तरह काम कर रहा है। वो कोर्ट ऑफ अपील की तरह काम नहीं करता है। ओके, कोर्ट ऑफ अपील की तरह वो बिल्कुल भी काम नहीं करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर चीज ये है कि आखिरकार प्रेसिडेंट को पार्डनिंग पावर्स दी क्यों गई है। ये इसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव अगर आप देखोगे, प्रेसिडेंट को पार्डनिंग पावर्स देने के पीछे के जो ऑब्जेक्टिव है वो दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि जुडिशियरी जो है वो भी कई बार मिस्टेक कर सकती है, एरर वहां पर भी हो सकते हैं। तो जजमेंट में अगर कोई भी एरर हो गया है और वो एरर प्रेसिडेंट को समझ में आ रहा है कि कोई एरर हो गया, तो उस एरर को वो सही कर सकता है अपनी पार्डनिंग पावर से। अगर किसी इनोसेंट को पनिशमेंट मिल गई है तो पार्डनिंग पावर्स को यूज करके वो उसे बचा सकता है। देन द सेकेंड थिंग इज, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि कोई ऐसा ऑफेंस इतना बड़ा नहीं है जितनी बड़ी किसी बंदे को पनिशमेंट दी गई है, बहुत ही हार्श पनिशमेंट दे दी गई है उसके हिसाब से, तो अपनी पार्डनिंग पावर्स को यूज करके उसकी उस पनिशमेंट को या तो पार्डन कर देगा, कम्यूट कर देगा, कुछ भी कर सकता है। अब देखो, जो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स है उसके अंदर कई चीजें आती है। सबसे पहला तो मैं आपको बता चुका हूं, पार्डन। पार्डन का मतलब यहां पर क्या है? कंप्लीटली आपको आजाद कर देगा। सारी आपको जो पनिशमेंट मिली थी उन पनिशमेंट्स की वजह से जो भी आपके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह थी, अगर आपको उसने पार्डन किया तो सारी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो जाएंगी, आपकी कन्विक्शन, सेंटेंस, सब कुछ कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। कंप्लीटली आप आजाद हो जाओगे जैसे आपने कुछ किया ही ना हो, आपको बिल्कुल इनोसेंट यहां पर आप बन जाओगे। ओके, देन सेकंड थिंग इज, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? कॉम्यूटेशन। कॉम्यूटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है कि यहां पर आपको जो पनिशमेंट मिली थी ओरिजिनली, उसे सब्सटीट्यूट कर देंगे, उसे बदल देंगे, उसकी जगह आपको एक लाइटर पनिशमेंट दे दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको डेथ सेंटेंस मिली थी तो प्रेसिडेंट आपको रिग्रेस इंप्रिजनमेंट दे सकता है। अगर आपको रिग्रेस इंप्रिजनमेंट मिली थी तो सिंपल इंप्रिजनमेंट दे सकता है। वो चीजें होती है कॉम्यूटेशन के अंदर। सेकंड थिंग इज आपका रिमिशन। थर्ड थिंग जो है वो रिमिशन है। रिमिशन में यहां पर क्या होता है कि जो पनिशमेंट है एक्चुअल में जो आपको मिली थी वही रहेगी, उसका बस टेन्योर कम होता है, उसका टर्म कम कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको रिग्रेस इंप्रिजनमेंट अगर मिली थी 7 साल की तो वो 5 साल कर दी जाएगी। वो उसका टेन्योर जो है वो चेंज होगा, कैरेक्टर चेंज नहीं होता है। देन आपका इज रिप्राइव। अब रिप्राइव में यहां पर जो प्रेसिडेंट है वो एक तरह से टेम्पररी स्टे लगा देता है आपकी पनिशमेंट के ऊपर, और वो स्टे यूजुअली डेथ सेंटेंस के ऊपर लगाया जाता है जिससे कि आपको थोड़ा सा टाइम मिल सके और उस टाइम में आप अप्लाई कर सको प्रेसिडेंट के पास जाकर कि जो डेथ सेंटेंस है उसे वो पार्डन कर दे, या फिर उसे कम्यूट कर दे, उसे ट्रांसफर कर दे, उसे चेंज कर दे किसी लाइटर पनिशमेंट में। तो डेथ सेंटेंस के ऊपर इसलिए वो टेम्पररी स्टे लगाया जाता है। रिप्राइव, रिस्पाइट में यहां पर आपकी जो पनिशमेंट है वो हल्की कर दी जाएगी, चेंज कर दी जाएगी, लेकिन वो जब भी चेंज की जाएगी जब आपके पास कुछ स्पेशल ऐसे फैक्ट्स होंगे,
कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस होंगे, मान लो कि आपको डेथ सेंटेंस दी है तो उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, आजीवन कारावास में उसे बदल दिया जाएगा, लेकिन कुछ स्पेशल होनी चाहिए, जैसे कि आपको कोई डिजीज है, कोई बहुत ही बड़े लेवल की, तो वो चीजें हो सकती हैं। ओके, जो हमारे भारत का संविधान है उसका आर्टिकल 161 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें गवर्नर के पास भी कुछ पार्डनिंग पावर्स दी गई हैं। ओके, अंडर आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर ऑफ स्टेट आल्सो पॉसेसेस द पार्डनिंग पावर, वो चीज मैं आपको बता चुका हूं। तो गवर्नर भी कॉम्पिटिशन दे सकता है, गवर्नर भी रिप्राइव कर सकता है, रिस्पाइट कर सकता है, रिमिशन कर सकता है और पार्डन कर सकता है। अगर आपने स्टेट लॉ के तहत कोई भी ऑफेंस किया है तो गवर्नर भी कर सकता है। लेकिन गवर्नर की जो पार्डनिंग पावर्स हैं और राष्ट्रपति की जो पार्डनिंग पावर्स हैं, उन दोनों के बीच में काफी डिफरेंस होता है। सबसे पहला डिफरेंस यहां पर यह है, गवर्नर क्योंकि सुप्रीम कमांडर नहीं है डिफेंस फोर्सेस का, आर्मी नेवी एयरफोर्स का, इसलिए कोर्ट मार्शल मिलिट्री कोर्ट ने जितनी भी आपको पनिशमेंट दी है उसे वो पार्डन नहीं कर सकता। ओनली एंड ओनली प्रेसिडेंट कैन डू दैट थिंग। सेकंड चीज ये है कि डेथ सेंटेंस को पार्डन करने की जो पावर है वो केवल और केवल प्रेसिडेंट के पास है। भले ही आपने यूनियन लॉ के तहत कोई ऑफेंस किया या स्टेट लॉ में आपने कोई ऐसा ऑफेंस किया जिसके लिए आपको पनिशमेंट में डेथ सेंटेंस दिया गया है, तो भी गवर्नर पार्डन नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट ही पार्डन करेगा। जो गवर्नर है वो डेथ सेंटेंस को केवल कॉम्यूट कर सकता है, उसे सब्स्टिट्यूट कर सकता है, एक लाइटर पनिशमेंट उसकी जगह दे सकता है, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिशन, ये सभी चीजें वो कर सकता है, बट गवर्नर कांट पार्डन द डेथ सेंटेंस। दिस इज द मेन थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। देन गवर्नर, हाँ बिल्कुल, गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों के पास कॉन्करेंट पावर है डेथ सेंटेंस को लेकर। कॉन्करेंट पावर है, कॉन्करेंट का मतलब ये कि दोनों के दोनों डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर सकते हैं, दोनों के दोनों डेथ सेंटेंस को आप देखो कि रिस्पाइट कर सकते हैं और दोनों के दोनों रिप्राइव कर सकते हैं, वो सब चीजें दोनों के दोनों कर सकते हैं। लेकिन उसको पार्डन करने की जो पावर है वो एक्सक्लूसिव प्रेसिडेंट के पास है। कॉन्करेंट का मतलब ये है कि जिस काम को दोनों कर सकें तो दोनों कर सकते हैं, डेथ सेंटेंस को हर एक चीज कर सकते हैं, चाहे कॉम्यूटेशन हो गया, चाहे रिस्पाइट हो गया, चाहे रिप्राइव हो गया, चाहे रिमिशन हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन पार्डन करने की एक्सक्लूसिव पावर प्रेसिडेंट के पास है। वो चीज आपको समझनी होगी। अब यहां पर जो प्रेसिडेंट और गवर्नर की पार्डनिंग पावर्स हैं, इनमें कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो हम यहां पर देखेंगे। सबसे पहली बात, केयर सिंह केस 1988 का जो केस है उसे हम देखते हैं। सबसे पहले आप ये जानो कि केयर सिंह कौन थे। हमारी जो ऑनरेबल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी मिसेस इंदिरा गांधी जी, उनका जो एसासिनेशन हुआ था, तो एसासिनेशन से पहले जो मतलब कि जो कॉन्स्पिरेसी हुई थी, जो साजिश करी गई थी, उस साजिश में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे और इनको डेथ सेंटेंस मिला था, और तो ये केयर सिंह थे। लेकिन आखिरकार इनका केस हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि इनका जो सन था, इनका जो लड़का था, उसने प्रेसिडेंट के पास पिटिशन डाली थी और उस पिटिशन में उसने मर्सी की गुहार लगाई थी भारत के राष्ट्रपति से, और ये चीजें एक्सक्लूसिव है, आपको कोई नहीं बताएगा। जब उसने पिटिशन डाली और गुहार लगाई कि मेरे फादर को मर्सी दी जाए, तो उसने पिटिशन में यह भी लिखा कि मैं प्रेसिडेंट से पर्सनली मिलना चाहता हूं, केस की डिटेल्स उन्हें समझाना चाहता हूं। तो जो प्रेसिडेंट है उन्होंने मना कर दिया रिस्पॉन्स में। जब भी उनका रिस्पॉन्स इनके पास गया, रिस्पॉन्स गया, तो उन्होंने मना कर दिया कि पर्सनली हम नहीं मिलेंगे, और इनकी जो मर्सी पिटिशन थी लास्ट में वो भी डिसमिस कर दी, इनको पनिशमेंट दी गई थी, डेथ सेंटेंस इनको लास्ट में मिली थी। तो उसी को लेकर फिर इन्होंने फिर उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में भी रिट पिटिशन, स्पेशल पिटिशन वगैरह डाल चुके थे, वो सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसमिस कर दी थी। तो फिर बाद में जब इन्होंने पिटिशन मर्सी की डाली प्रेसिडेंट के पास, जब प्रेसिडेंट के पास इन्होंने मर्सी पिटिशन डाली, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस बनाई। सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहली गाइडलाइन ये थी, द पिटिशनर फॉर मर्सी हैज नो राइट फॉर टू एन ओरल हियरिंग बाय द प्रेसिडेंट। क्योंकि इनके लड़के ने ये चीज बोली थी कि मुझे ओरली मिलना है उनसे, पर्सनली उनसे मिलना है, वहां पे मैं बैठ के उनसे बातचीत करके उन्हें सब कुछ केस की सारी जो डिटेल्स है वो फाइनल डिटेल्स समझाना चाहता हूं, और प्रेसिडेंट ने उसमें मना भी किया था। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस में डाल दिया कि जो पिटिशनर होगा, जो मर्सी के लिए गुहार लगाएगा, उसके पास ये कोई अधिकार नहीं है, कोई राइट नहीं है उसके पास कि वो पर्सनली मिले और ओरली उनसे बातचीत करे। ओके, और गाइडलाइन जो और बनाई गई यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि जो प्रेसिडेंट है वो एविडेंस, जितने भी केसेस के उस केस के जितने भी एविडेंस, जिस केस की मर्सी पिटिशन उसके पास आई है, जितने भी उसमें एविडेंसेस हैं उस केस में, जितने सबूत वगैरह हैं, उन सबूतों को वो दोबारा से चेक कर सकता है और कोर्ट से एक डिफरेंट व्यू पर बना सकता है। ऐसी बात नहीं कि कोर्ट से डिफरेंट व्यू नहीं बना सकता, बना सकता है। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो कंफ्यूजन थी, लोगों के मन में जो भी कंफ्यूजन वगैरह थी, उसे दूर किया गया। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये पार्डनिंग पावर जो प्रेसिडेंट की है उसकी कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। इसका मतलब कि यूनियन कैबिनेट की एड एंड एडवाइस पे ही इस पावर को वो यूज करेगा, डिस्क्रिशनरी पावर बिल्कुल नहीं है। ओके,
और सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि सुप्रीम कोर्ट को अलग से कोई गाइडलाइंस बनाने की जरूरत नहीं कि इस तरह से पार्डनिंग पावर्स को यूज किया जाएगा, अलग से हम गाइडलाइंस नहीं बनाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि जुडिशियल रिव्यू प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स का आपको मिलेगा, लेकिन बहुत ही लिमिटेड सिनेरियोज में, जैसे कि अगर जो पार्डनिंग पावर को उसने यूज किया है आर्बिट्रेरी तरीके से, मेलाफाइड इंटेंशन से यूज किया है, डिस्क्रिमिनेटरी तरीके से यूज किया है और इरेशनल तरीके से यूज किया है, तभी हम पार्डनिंग पावर्स जो प्रेसिडेंट ने यूज करी उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू देंगे, अदरवाइज आपको नहीं एंटरटेन किया जाएगा जुडिशियल जो रिव्यू है। क्योंकि आर्बिट्रेरीनेस के ग्राउंड्स पे आपको जुडिशियल रिव्यू इसलिए मिलेगा क्योंकि आर्बिट्रेरीनेस का मतलब क्या है कि आप अपनी मर्जी से किसी को भी पार्डन कर रहे हो, अपने फेवरेट बंदे को आप पार्डन कर दोगे भले उसने कितना भी बड़ा क्राइम किया हो। तो वो जो आर्बिट्रेरीनेस है वो आर्टिकल 14 को कहीं ना कहीं वायलेट करता है, इक्वालिटी फॉर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को कहीं ना कहीं वायलेट करता है। और आर्टिकल 14 क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है और बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं हो सकता। तो आर्बिट्रेरीनेस के ग्राउंड पे इसीलिए जुडिशियल रिव्यू मिलता है। और प्रेसिडेंट और गवर्नर की पार्डनिंग पावर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट केस हो जाता है 2006 का इपुरू सुधाकर केस जो है, ये आंध्र प्रदेश का केस था। इपुरू सुधाकर केस 2000 में यही था कि दो कार्यकर्ता थे तेलुगु देशम पार्टी के, उनका मर्डर कर दिया था कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने। और जिस समय वो जेल में था उस समय उसकी वाइफ इलेक्शंस को कंटेस्ट करती है, आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस को, और जीत भी जाती है। और फिर गवर्नर के पास जाकर रिक्वेस्ट करती है कि जो मेरा हस्बैंड जेल में है उसकी जो पनिशमेंट है उसे खत्म कर दी जाए, रिमिशन कर दिया जाए। और जहां पे उसे 10 ईयर का रिग्रेस इंप्रिजनमेंट मिला था उसे वो रिमिशन करवा देती है और 3 साल बाद ही वो वहां से जेल से बाहर निकल आता है। 7 इयर्स का रिग्रेस इंप्रिजनमेंट उसका जो उसकी वाइफ है वो बचवा देती है, रिमिशन उसका करवा देती है, उसका टेन्योर खत्म करवा देती है। तो जिनका मर्डर हुआ था इनके जो बच्चे थे इपुरू सुधाकर, और जो सेकंड जो पर्सन जिसका मर्डर हुआ था उसके सन ने, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई, सुप्रीम कोर्ट में जाके इन्होंने केस किया कि यहां पे जो पार्डन किया गया, जो रिमिशन दिया गया इसकी पनिशमेंट को, ये तो इररिलेवेंट फैक्ट्स को कंसीडर करके दिया गया है, आर्बिट्रेरी तरीके से पावर्स को यूज किया गया है। और ये चीज फिर सुप्रीम कोर्ट ने देखी और सुप्रीम कोर्ट ने फिर गाइडलाइंस में दोबारा से वही चीज राइटरेट करी जो उन्होंने केयर सिंह केस में बोला था कि जुडिशियल रिव्यू मिल जाएगा प्रेसिडेंट और गवर्नर की पार्डनिंग पावर्स अगर वो गलत तरीके से यूज करेंगे, आर्बिट्रेरी तरीके से यूज करेंगे तो। नहीं तो फिर ऐसा होगा ना कि अगर आप के अच्छे लिंक्स हैं या आप किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, सेंटर में या स्टेट में आपके अच्छे लिंक्स हैं, या आप किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, तो फिर तो आप बड़े से बड़ा क्राइम करके बच जाओगे, पार्डन अपने आपको करवा लोगे प्रेसिडेंट से, गवर्नर से, आपकी फैमिलीज आपको बचवा लेंगी। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अब ये चीज बोली कि जुडिशियल रिव्यू मिलेगा इस ग्राउंड पर कि किसी ने आर्बिट्रेरी तरीके से तो पार्डन नहीं कर दिया है प्रेसिडेंट ने या गवर्नर ने, इररिलेवेंट फैक्ट्स को कंसीडर करके तो नहीं कर दिया है। तो ये चीजें हैं। बाकी आज प्रेसिडेंट आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू, कीप लर्निंग।